जरा एक बेहद खूबसूरत चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी की कल्पना कीजिए। एक सुनसान जगह पर खड़ी है। हाँ, और इसका रंग मिडनाइट पर्पल है। मतलब आधी रात के आसमान जैसा गहरा बैंगनी, और उसमें एक हल्की गुलाबी चमक भी है। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। ये पूरी की पूरी लग्जरी कार ऊपर से नीचे तक कीचड़ और गंदगी की मोटी परत में सनी हुई है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसे अभी अभी किसी दलदल से बाहर निकाला गया हो। सच में। और तभी एक अजीबोगरीब शर्त रखी जाती है। नियम बहुत सीधा और स्पष्ट है कि जो कोई भी इस कार को पूरी तरह से साफ कर लेगा, ये करोड़ों की कार उसकी हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे शायद ही कोई इंसान ठुकराना चाहेगा, है ना? एकदम। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार भी यही मनोविज्ञान है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो स्टोक्स ट्विंस की एक बेहद रोमांचक और पागलपन से भरी चुनौती पर आधारित है। बिल्कुल। इस खेल में दो टीमें पूरी तरह से गंदगी से सनी कारों को साफ करने की होड़ में लगी हैं। लेकिन मजा यहाँ आता है कि हर राउंड में उन्हें अजीबोगरीब सफाई के उपकरण जीतने या हारने का मौका मिलता है। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे एक साधारण सा काम जब एक खेल और महा इनाम से जुड़ जाता है तो वो इंसानी रणनीति और बेबसी का एक चरम परीक्षण बन जाता है। मतलब शारीरिक सहन शक्ति की भी पूरी परीक्षा है। इस पूरी प्रतियोगिता की शुरुआत ही मुझे बहुत अजीब लगी। मैं सोच रही थी कि क्या एक लग्जरी कार को साफ करने के लिए उन्हें शुरुआत में कोई पेशेवर उपकरण मिलते हैं। अरे नहीं, यहीं से तो सारा खेल शुरू होता है। शुरुआत किसी पेशेवर उपकरण से नहीं बल्कि किस्मत के एक बहुत ही बेतरतीब फैसले से होती है। अच्छा, तो कैसे तय होता है सब कुछ? पहले ही राउंड में सिर्फ एक सिक्का उछालकर, जी हां, एक साधारण से कॉइन फ्लिप से यह तय होता है कि किस टीम को क्या मिलेगा। कॉइन फ्लिप मतलब पूरी किस्मत की बात है। बिल्कुल। एक टीम को पोछा और पानी की बाल्टी मिलती है और दूसरी टीम को सिर्फ एक सूखी झाड़ू और डस्टपैन। अरे बाप रे, सूखी झाड़ू लैम्बोर्गिनी साफ करने के लिए? हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि जिस टीम को पोछा और पानी मिलता है वे महज 2 मिनट के भीतर अपना सारा पानी बेकार कर देते हैं। यार मुझे ये बात बहुत खटक रही है। मतलब एक तरफ आपके पास करोड़ों की कार जीतने का मौका है और दूसरी तरफ आप 2 मिनट में अपना सबसे जरूरी संसाधन खत्म कर देते हैं। वही तो, ये तो पूरी तरह से हड़बड़ी का नतीजा था। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी मास्टर शेफ को खाना बनाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली और प्लास्टिक का चम्मच दे दिया जाए और वो माचिस भी पहली बार में बर्बाद कर दे। एकदम सटीक उदाहरण है। और उससे भी बड़ी बात, क्या सच में एक सूखी झाड़ू से लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार की पेंट को बिना खरोच लगाए साफ करने की कोशिश करना भी समझदारी है? कोई भी सामान्य कार प्रेमी तो ये देखकर ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है प्राथमिकता का भ्रम। प्राथमिकता का भ्रम मतलब आप टनल विजन की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जब समय कम हो और दांव पर इतनी बड़ी चीज लगी हो तो इंसान का दिमाग तार्किक सोच से हटकर सर्वाइवल मोड में काम करने लगता है। उन्हें कार के महंगे पेंट या खरोच की कोई फिक्र ही नहीं थी। एकदम सही। उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस कीचड़ को हटाने पर केंद्रित हो गया था। और जहां तक पानी बर्बाद करने की बात है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। मतलब जब संसाधन भरपूर हो तो हम कद्र नहीं करते। हाँ, जब इंसान को शुरुआत में ही कोई चीज बहुतायत में मिल जाती है, जैसे पूरी बाल्टी पानी, तो वो बिना किसी योजना के उसका इस्तेमाल करता है। तो ये तो हो गई शुरुआत की बात, लेकिन मैंने स्रोत सामग्री में देखा कि ये जो हथियारों की दौड़ है ये धीरे धीरे और भी बेतुकी होती चली जाती है। बेतुकी? अरे आगे तो पूरा पागलपन है। सच में। अगले चरण में उनके पास सोप गन यानी साबुन की बंदूक बनाम लीफ ब्लोअर यानी पत्ते उड़ाने वाली मशीन के बीच चुनाव होता है। और ये चुनाव कैसे होता है पता है? आर्म रेसलिंग से। हाँ, पंजा लड़ाकर। जो शारीरिक रूप से ताकतवर है वो सोप गन ले जाता है और आराम से काम करता है। बिल्कुल, वो बस स्प्रे एंड गो वाली तकनीक अपनाता है। बस साबुन स्प्रे किया और गंदगी गायब। लेकिन हारने वाली टीम को वो पत्ते उड़ाने वाली मशीन मिलती है। अब मुझे ये समझाइए कि एक लीफ ब्लोअर गीले कीचड़ को कैसे साफ कर सकता है? वो मशीन कीचड़ साफ कर ही नहीं सकती। ये तो पूरी तरह से एक सजा है। खेल का डिजाइन ही यही था। ये तो काफी निराशाजनक रहा होगा उनके लिए। हाँ, लेकिन असली मनोवैज्ञानिक मोड़ तब आता है जब सजा के तौर पर कुछ और उपकरण दिए जाते हैं।
अगले राउंड में हारने वाली टीम को पानी के गुब्बारे और अंडे दिए जाते हैं। पानी के गुब्बारे और अंडे कार साफ करने के लिए? हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्हें गुब्बारे हासिल करने के लिए उन पर बैठकर उन्हें फोड़ना पड़ता है। अरे यार, ये तो बिल्कुल अजीब है। शुरुआत में तो दोनों टीमों को यही लग रहा होगा कि अंडे और पानी के गुब्बारे कार को और भी गंदा कर देंगे। बिल्कुल, उन्हें डर था कि वो सफाई नहीं कर रही हैं, बल्कि कार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी उसे वैंडलाइज कर रही हैं। मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। अगर उन्हें लग रहा था कि वे कार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने उन अंडों और पानी के गुब्बारों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। और यहीं पर लैटरल थिंकिंग या पार्श्व सोच काम आती है। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ गुब्बारों का? जब उन्होंने मजबूरी में उन गुब्बारों को कार पर मारना शुरू किया तो उन्हें एक अप्रत्याशित परिणाम मिला। क्या परिणाम? पानी के गुब्बारे जब तेजी से कार से टकराते तो वे फूटकर एक मिनी प्रेशर वॉशर का काम करने लगे। गुब्बारे के फटने से जो पानी का दबाव पैदा हुआ, वो कीचड़ को धो रहा था। अरे वाह, मतलब गुब्बारों ने असल में सफाई का काम किया। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित उपकरण सबसे बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। पानी का गुब्बारा, जो कि एक खिलौना है, वो अचानक से सफाई का एक ताकतवर हथियार बन गया। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक सजा अचानक से वरदान बन गई। लेकिन उपकरणों के इस भ्रम से आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि अब हमें इस चर्चा को उस दिशा में ले जाना चाहिए जहां बाहरी उपकरण पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। हाँ, वो हिस्सा जहां इंसान की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि जब किसी इंसान के पास काम करने का कोई सही साधन न बचे तो उसका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या वो हार मान लेता है या यहीं से असली जुगाड़ का जन्म होता है? क्योंकि बीच के राउंड्स में तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। एक रंगीन ब्लॉक का मेमोरी टेस्ट होता है। हाँ, जहां प्रतिभागियों को रंगों का एक क्रम याद रखना होता है। लाल, नीला, पीला, लाल, हरा। एकदम सही। और जीतने वाले को एक शानदार स्प्रिंकलर मिलता है, लेकिन हारने वाले को क्या मिलता है? सिर्फ कुछ पेपर टॉवल यानी कागज के रुमाल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। एक पूरी की पूरी कीचड़ से सनी कार और उसे साफ करने के लिए सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है? मनोविज्ञान में इस स्थिति को संसाधनों की भारी कमी या रिसोर्स स्कार्सिटी कहा जाता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि संसाधनों की कमी से इंसान हताश हो जाता है। हाँ, मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई भी सामान्य इंसान प्रतियोगिता छोड़कर घर चला जाएगा। लेकिन कई बार, और खासकर जब इनाम बहुत बड़ा हो, तो यही कमी इनोवेशन के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। उन्होंने हार नहीं मानी तो उन्होंने कागज के रुमाल से लैम्बोर्गिनी कैसे साफ की? जब आपके पास बहुत कम संसाधन होते हैं तो आप उनका अधिकतम उपयोग करते हैं। उस टीम ने उन पेपर टॉवल से शीशों को बहुत जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। पर कागज तो बहुत जल्दी फट जाते हैं। बिल्कुल। और जब उन्हें लगा कि उनके रुमाल सूखे हैं तो उन्होंने दूसरी टीम के हिस्से का पानी चुराने की चालाकी भी शुरू कर दी। अरे बाप रे। पानी चुराना है। हाँ। ये दिखाता है कि कमी इंसान को स्ट्रीट स्मार्ट बना देती है। वो नियमों की सीमाओं को धकेलने लगता है। ये स्ट्रीट स्मार्टनेस तो ठीक है, लेकिन वो क्लीनिंग लेडी बनाम जेनिटर वाले राउंड के बारे में क्या कहेंगे? ओह, वो राउंड तो पूरी तरह से एक शारीरिक मुकाबला था। हाँ, दोनों टीमों को एक रिंग के अंदर एक दूसरे को धकेलकर बाहर निकालना होता है। और जब एक टीम जेनिटर वाला बॉक्स जीतती है तो उसमें से यूरिन पेट रिमूवर निकलता है। मतलब पालतू जानवरों का पेशाब साफ करने वाला लिक्विड। वही तो। इसका कार साफ करने से क्या लेना देना है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये खेल का वो हिस्सा है जहां आयोजक जानबूझकर प्रतिभागियों को भ्रमित कर रहे हैं। वो देखना चाहते थे कि क्या वो इसका भी कोई उपयोग खोज सकते हैं। बिल्कुल। जब इंसान एक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जुनूनी हो जाता है तो वो किसी भी तरल पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें बस उस समय कीचड़ को ढीला करने के लिए कुछ चाहिए था। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? मतलब इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, और इसकी चरम सीमा हमें अगले राउंड में देखने को मिलती है। आप बास्केटबॉल 3 पॉइंटर राउंड की बात कर रहे हैं ना, जहां जीतने वाली टीम को एक बेहतरीन मशीन पावर स्क्रबर मिलती है। एकदम सही। और हारने वाली टीम को मिलता है एक रूम्बा। हाँ, जो कि घर के फर्श को साफ करने वाला एक इंडोर रोबोटिक वैक्यूम है। और वो रूम्बा कार के ऊपर से गिरकर टूट जाता है। ये पूरी चुनौती का शायद सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक क्षण था। तो जब उनका रोबोटिक वैक्यूम टूट गया और उनके पास सफाई का कोई भी साधन नहीं बचा, तो उन्होंने क्या किया? जब उनके पास अक्षरिक रूप से कुछ नहीं बचा,
तो हताशा में उन्होंने अपने शरीर के कपड़े, अपनी शर्ट उतार दी और उसी से कार को साफ करने लगे। अपनी खुद की शर्ट उतार दी? यार, ये तो हताशा की चरम सीमा है। हाँ, वे अपनी ही शर्ट को पानी में भिगोकर कार की सतह पर रगड़ रहे थे। मतलब कोई करोड़ों की कार के लिए अपने कपड़े उतारकर सफाई के कपड़े की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये सुनकर ही अजीब लगता है। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये इंसानी अनुकूलन क्षमता का सबसे कच्चा रूप है। जब सब कुछ टूट जाता है तो इंसान खुद एक उपकरण बन जाता है। बिल्कुल। समाज में कपड़े सभ्यता और गरिमा का प्रतीक होते हैं, लेकिन उस क्षण में, उस गहरे लालच में, एक शर्ट सिर्फ एक फाइबर के टुकड़े में बदल जाती है जिसका इस्तेमाल कीचड़ पोंछने के लिए किया जा सकता है। ये सच में दिखाता है कि एक उच्च मूल्य वाला इनाम हमारे व्यवहार के सामान्य नियमों को कितनी आसानी से तोड़ सकता है। एकदम सही कहा आपने। अब यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। संसाधनों की इस कमी और शर्ट उतारने वाली घटना से हम ये तो समझ गए कि इंसान चालाक हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके बाद ये प्रतियोगिता एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ चालाकी का खेल नहीं रहता, बल्कि सरासर शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति यानी फिजिकल एंड्योरेंस के एक खतरनाक परीक्षण में बदल जाता है। वो दर्द सहने वाली बात। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि क्या सिर्फ एक कार के लिए कोई इंसान जानबूझकर शारीरिक दर्द सहने को तैयार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो इंसान का दिमाग दर्द को महसूस करने के तरीके को ही बदल देता है। जैसे वो मिस्ट्री बॉक्स वाला जुआ। एक जगह उनके पास एक स्विफर होता है जो ठीक-ठाक सफाई कर रहा था। हाँ, लेकिन लालच में आकर वे उस स्विफर को एक मिस्ट्री बॉक्स के लिए दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बॉक्स में कोई जादुई मशीन होगी। लेकिन उसमें से क्या निकलता है? एक और विशालकाय पानी का गुब्बारा। ये जुए की उस मनसा को दर्शाता है जहां इंसान जो है उससे संतुष्ट ना होकर हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में रहता है और नुकसान उठाता है। लेकिन मिस्ट्री बॉक्स तो फिर भी ठीक है। मुझे उस बर्फ के पानी वाले राउंड के बारे में समझाइए। ओह, आइस बाथ एंड्योरेंस। हाँ, एक सफाई की प्रतियोगिता में किसी को बर्फ के जमे हुए पानी से भरे बाथटब में क्यों बैठना पड़ेगा? यह सहन शक्ति का सीधा परीक्षण था। नियम था कि जो जितनी देर उस जमे हुए पानी में बैठेगा उसे आगे के लिए उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन शरीर का भी अपना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है ना? बिल्कुल। एक प्रतिभागी टैनर उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत हार मानकर बाथटब से बाहर आ जाता है। तो उसके लिए तात्कालिक दर्द भविष्य के इनाम से भारी पड़ गया। हाँ, और इसके नतीजे के तौर पर उसकी टीम को कार साफ करने के लिए सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जो पूरी तरह से बेकार थे। बर्फ के टुकड़ों से कीचड़ साफ करना, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। सच में। लेकिन टैनर के हार मानने के बिल्कुल विपरीत एक और शारीरिक चुनौती होती है। गोल्डन प्रेशर वॉशर पाने के लिए उन्हें एक लोहे के बार से लटकना होता है। ये सबसे खतरनाक हिस्सा था। हाँ, जो जितनी देर लटकेगा उसे उतने ही सेकंड के लिए वो सुपर मशीन मिलेगी। ये मशीन इतनी खास क्यों थी? क्योंकि वो मशीन पानी के इतने भारी दबाव से काम करती थी कि वो एक पूरे टायर को सिर्फ 5 सेकंड में चकाचक कर देती थी। अरे वाह, सिर्फ 5 सेकंड में? हाँ, और इस राउंड में एक टीम का सदस्य पूरी तरह से हार मान लेता है, लेकिन दूसरी टीम का सदस्य एलेक्स तब तक उस लोहे के बार से लटकता रहता है जब तक कि उसकी उंगलियां सुन्न नहीं हो जाती। वो हर एक अतिरिक्त सेकंड के लिए भयानक शारीरिक पीड़ा सहता है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम का फाइनल बॉस लेवल चल रहा हो। एकदम सटीक तुलना है। जहां खिलाड़ी के अंगूठे सुन्न हो चुके हैं, आंखें जल रही हैं, स्क्रीन पर हेल्थ बार खत्म हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं छोड़ता क्योंकि सामने खजाना है। हाँ, और असल जिंदगी में ये गेमिफिकेशन और डोपामिन लूप का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। डोपामिन लूप मतलब दिमाग रसायन छोड़ रहा था। बिल्कुल। एलेक्स के दिमाग को पता था कि बार पर लटकने वाले हर एक सेकंड का सीधा मतलब है मशीन का एक अतिरिक्त सेकंड। ये तत्काल प्रतिक्रिया दिमाग में डोपामीन छोड़ती है जो दर्द सहने की क्षमता को कृत्रिम रूप से बढ़ा देती है। तो ये पूरी तरह से दर्द और इनाम का एक सीधा गणित था। मशीन मिलती है और आखिरकार कार 100% साफ हो जाती है। हाँ, और जब वो कीचड़ की परत हटती है तो अंदर से वो सफेद और सुनहरा कस्टम इंटीरियर सामने आता है। बिल्कुल, तब जाकर साबित होता है कि यह सच में $1 मिलियन की लैम्बोर्गिनी है। लेकिन पूरी कहानी का जो अंत है वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो कार दान करने वाली बात। हाँ, इतनी मेहनत, इतना दर्द, अपनी शर्ट दांव पर लगा दी, बर्फ के पानी में बैठे, और जीतने के बाद एक प्रतिभागी वो जीती हुई कार दूसरे को इनाम में दे देता है। ये सच में चौंकाने वाला था। यार, अपनी मेहनत की कमाई दान कर दी। ये तो पूरी प्रेरणा के सिद्धांत को ही चुनौती देता है।
यहीं पर यह पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर पहुंचती है। ये साबित करता है कि कई बार यात्रा मंजिल से ज्यादा सम्मोहक होती है। मतलब उन्हें सिर्फ जीतने से मतलब था। हाँ, जब प्रतियोगिता चल रही थी तो उनके दिमाग के लिए वो गेमिफाइड स्ट्रक्चर और जीत हासिल करने का जुनून ही सबसे बड़ा इनाम बन गया था। कार तो बस एक बहाना थी। जैसे ही खेल खत्म हुआ, वो चुनौती और वो जुनून भी खत्म हो गया। बिल्कुल। इसलिए उस भौतिक वस्तु का वो महत्व नहीं रहा जो उस खेल के दौरान था। इंसान का असली लक्ष्य अक्सर जीत का एहसास होता है, वस्तु नहीं। सच में ये एक अविश्वसनीय सफर था। एक गंदी लैम्बोर्गिनी को साफ करने की इस हास्यास्पद होड़ ने हमें इंसानी व्यवहार के कई छिपे हुए पहलुओं के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे प्राथमिकताओं का भ्रम हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है और कैसे संसाधनों की कमी इंसान को अप्रत्याशित रणनीतियों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो पानी के गुब्बारों का इस्तेमाल हो या अपनी शर्ट उतारना हो। हाँ, और अंत में चरम शारीरिक सहन शक्ति को भी देखा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट चुनौती तक सीमित नहीं है। ये चर्चा हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? हमारे जीवन में भी कई काम बेहद नीरस होते हैं, जैसे घर की सफाई या ऑफिस का काम। लेकिन अगर हम उन कामों को गेमिफाई कर दें तो हमारी ऊर्जा पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब छोटे छोटे इनाम तय कर लें तो बोझ लगने वाला काम रोमांचक हो जाता है। बिल्कुल, बस नजरिया बदलने की देर है। बहुत खूब। तो सोचिए, हमारी प्रेरणा को जगाने के लिए बस सही ढांचे की जरूरत है। आज की इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। हाँ, काफी गहरी चर्चा रही। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी भी नीरस और थका देने वाले काम के अंत में एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी खड़ी कर दी जाए, तो क्या कोई भी इंसान अपनी हर शारीरिक और सामाजिक सीमा को पार कर सकता है? सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो क्या वो काम फिर कभी साधारण रह जाता है या हमारी पूरी प्रेरणा केवल उस इनाम का आकार तय करता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।